प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रथम अध्याय के दूसरे भाग यानी मानव स्वास्थ्य उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 विज्ञान विषय। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। चूँकि लॉकडाउन में बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए हम आज स्लाइड के माध्यम से अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी सूचना और कि आप इस लिंक को अपने मित्रों के साथ जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, जिससे कि लॉकडाउन के दौरान वो घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी शिक्षण व्यवस्था को, अपने शिक्षण को जारी रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास मानव स्वास्थ्य। मानव का स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य को, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं है, उसको स्वस्थ रखने के लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। संतुलित भोजन, हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है। हम कहीं नशीली वस्तुओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, या हम जो भोजन कर रहे हैं वो मिलावट युक्त तो नहीं है। इन सारी बातों के बारे में हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीने लायक पानी। पीने योग्य पानी कौन सा होता है? वह पानी जिसके अंदर अशुद्धियाँ ना हो। पानी में अशुद्धियाँ क्या हो सकती है? सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, रेत के कण हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, विषाणु हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जल के अंदर मिली हुई होती है, अगर ये अशुद्धियाँ जल में नहीं है। दूसरी बात, जल का पीएच। पीएच मीन्स अम्लीयता अथवा क्षारीयता। अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का जो एक पैरामीटर है वो है पीएच। हम जो पानी उपयोग में ले रहे हैं वो कहीं ज़्यादा जलीय, ज़्यादा अम्लीय अथवा ज़्यादा क्षारीय तो नहीं है। तो संतुलित पीएच होना जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होनी चाहिए। ऑक्सीजन युक्त पानी होगा वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। अशुद्ध जल, अब अशुद्ध जल, अब ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो वो पानी अशुद्ध होगा। अब उस अशुद्ध जल को अगर हम उपयोग करेंगे, अशुद्ध जल अगर हम पीते हैं, तो जब अशुद्ध जल का उपयोग करेंगे तो हम कई प्रकार की जो उसमें अशुद्धियाँ है, उस अशुद्धियाँ से संबंधित हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग फैल सकते हैं। अशुद्धियाँ जीवाणु, विषाणु, कवक, इनकी वजह से इनसे संबंधित रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड। इन रोगों का हम शरीर हमारा घर बन सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग जो लगभग सन 2000 के बाद में हमारे भारत देश में एक भी रोगी इसका नहीं देखा गया है, नारू रोग, जो बड़ा ही खतरनाक रोग हुआ करता था, जिसका रोग जनक या कहें रोग फैलाने वाला जो जीव था वो था ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, यानी हम हिंदी में बोलते हैं इसको फीताकृमि। ये फीताकृमि एक जीव होता है जिसके अंडे ज़मीन पर बिखरे हुए रह सकते हैं, और वो अंडे पानी के साथ में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इसका अगला जनन चक्र, जो जीवन चक्र हमारे शरीर में चलता है, और फीताकृमि अपना जीवन बढ़ाना शुरू कर देता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहे या बहुत ही खतरनाक रोग हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। तो इसलिए हमें शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। शुद्ध जल भी कितना? कम से कम 8 से 10 गिलास प्रतिदिन हमारे शरीर में शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इतना शुद्ध जल हमको पीना ही चाहिए। इससे कम पिएंगे तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन या जल की कमी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, मोटापा। मोटापा भी स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। मोटापा क्या है? आवश्यकता से ज़्यादा हमारे शरीर में हमारा भोजन जो हम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें वसा है, प्रोटीन है, विभिन्न प्रकार के अवयव हम भोजन के रूप में लेते हैं। उन अवयवों की शरीर को जितनी आवश्यकता है उतने ही लेवे तब तक ठीक है, लेकिन वही अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे शरीर में उनका जमाव रहता है। उसमें से एक अवयव है वसा। जब इस वसा का हमारे शरीर में जमाव ज़्यादा हो जाता है, वसा हर किसी के शरीर में जमाव रहता है, और जब हम भूखे होते हैं या 1 दिन 2 दिन खाना कुछ देर तक नहीं खाते हैं, उस दौरान हमारे शरीर की वसा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है।
यही वसा अगर इस आवश्यकता से कहीं ज़्यादा हमारे शरीर में जमा होने लग जाती है तो हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापा कितना, तो मोटापे को मापने का भी एक इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स। इस बॉडी मास इंडेक्स का मतलब हमारा शरीर का जो वेट है, भार है, वो हमारे शरीर के आयतन के मुकाबले कितना है, कम अथवा ज़्यादा। अगर हमारे शरीर का आयतन ज़्यादा है और भार कम है तब ठीक है, आयतन औसत होना चाहिए। और अगर हमारे शरीर का आयतन कम और भार ज़्यादा तो हमारा शरीर मोटापा का शिकार हो गया, समझ लीजिए। अब ये कितना होगा, 25 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर अगर हमारा बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो समझ लीजिए मोटापे की शुरुआत हो गई है। और वही बढ़ते बढ़ते 30 किलोग्राम प्रति वर्ग स्क्वायर प्रति वर्ग मीटर अगर हो जाता है बीएमआई, तो समझ लीजिए हम पूर्ण रूप से मोटे हो गए। जब मोटापा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में कई प्रकार के खतरे भी पैदा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण खतरा है हार्ट अटैक का। मोटापा बढ़ेगा तो हमारी धमनियों पर प्रेशर शरीर की वसा का ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरी साइड में हृदय प्रेशर मार रहा है। इन दोनों प्रेशर की वजह से कई बार धमनियाँ ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक का खतरा रहता है। साथ में डायबिटीज़, मधुमेह का भी खतरा रहता है, और वज़न का बढ़ना। जब हमारे शरीर का वज़न काफ़ी बढ़ जाता है तो वज़न बढ़ने की वजह से हमारी हड्डियाँ पेन करने लग जाती है, मसल्स दुखने लगती है। कारण कि हम इतने वेट को लिफ्ट नहीं कर पाते, हम इतने वेट को उठा नहीं सकते। इस कारण से हमारा शरीर भार सहन नहीं कर पाने की वजह से उसकी मसल्स और हड्डियाँ दर्द करने लग जाती है। मोटापे के बाद में अगली मुख्य बात आती है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, हमारे रुधिर का दाब। हमारे शरीर के अंदर वाहक का काम रुधिर करता है। इसी रुधिर को आगे बढ़ाने के लिए, धमनियों में प्रेशर देने के लिए हमारे शरीर का एक अंग है हृदय, हार्ट। वो पंप करके उस रुधिर को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जिन नलियों के द्वारा आगे पहुंचाता है उन नलियों को धमनियाँ कहते हैं। शरीर के अंदर रुधिर को ले जाने वाली नलियों को या वाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं, और वही रुधिर वापस जब प्रत्येक कोशिका से हृदय के तक पहुंचता है, वो पहुंचाने वाली नलियों को शिराएं कहते हैं। शिराओं पर धक्का नहीं लगता, लेकिन धमनियों पर हृदय के द्वारा धक्का लगता है, प्रेशर लगता है। धमनियों की दीवारों पर हृदय के द्वारा पंप करने की वजह से जो प्रेशर या जो दाब लगता है, उस दाब को हम हृदय के अंदर, उस दाब को हम रुधिर दाब अथवा रक्तचाप कहते हैं। हमारे धमनियों पर लगने वाले रक्तचाप को मापने के लिए स्पाइग्नोमेनोमीटर होता है, या इसको रुधिर दाब मापी भी कहते हैं, जिसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का अपने डॉक्टर्स के पास में उपयोग करते हुए ये मीटर भी देखा होगा। अब ये रुधिर दाब कम है अथवा ज़्यादा है, तो रुधिर दाब का कम अथवा ज़्यादा होना हमारे शरीर के लिए दोनों रूप से खतरनाक होता है। अगर रुधिर दाब ज़्यादा है तो भी सही नहीं है, कम है तो भी सही नहीं है। अब रुधिर दाब को मापने का जो ये मीटर है, इस मीटर से जो संख्या में मापते हैं उसमें दो तरह की संख्या होती है, एक निम्न संख्या, एक ऊपरी संख्या। निम्न संख्या को डायस्टोलिक और ऊपरी संख्या को सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक की मात्रा 60 से 80 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, और ऊपरी यानी सिस्टोलिक मात्रा 90 से 120 मिलीलीटर होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा अथवा निम्न से भी कम है तो निम्न से कम रुधिर दाब को हम निम्न दाब, और रुधिर दाब अगर 120 से ऊपर है तो उसको हम उच्च रुधिर दाब कहते हैं। रक्तचाप के प्रकार। रक्तचाप दो तरह के हम मान सकते हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब। जब हृदय का दाब हमारा औसत दाब जितना होना चाहिए रुधिर का, उससे ज़्यादा हो जाता था, उसको हम उच्च रक्तचाप अथवा इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और अगर वही धमनियों में पड़ने वाला रुधिर द्वारा दाब अगर कम हो जाता है तो उसको हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में निम्न रक्तचाप होता है तो शरीर के अंदर चक्कर आने लग जाते हैं, शरीर की शक्ति कम पड़ जाती है। उच्च रक्तचाप जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बेचैनी होती है, ईर्ष्या होती है, और शरीर के अंदर सांसें फूलने लग जाती है। ये स्थिति जब हो जाती है तो उच्च या निम्न रक्तदाब की स्थिति बनती है। इसके बचाव के लिए हम अपने भोजन के अंदर कई प्रकार के बदलाव करके, भोजन को सही व्यवस्थित करके हम इसके अंदर
कमी ला सकते हैं कम वसा युक्त भोजन करके। अगर किसी को ज़्यादा या कम रक्तचाप होने की संभावना ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको कम वसा वाला भोजन उपयोग में लेना चाहिए और ऐसा भोजन करना चाहिए जो रेशे युक्त हो। जिस भोजन में रेशे की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे ग्वार फली है, सिंग फली है, ऐसी जिसमें रेशे की मात्रा हो। शकरकंद है जो रेशे वाले हो, छोटे वाले। हरी सब्जियां, फल आदि खाने चाहिए। इसके साथ साथ में हमको नियमित रूप से ध्यान और व्यायाम पर भी अपना ध्यान लगाना चाहिए। फिर आगे बात आती है नशीले पदार्थ। हमारे एक दैनिक जीवन में कई प्रकार की नशीले वस्तुएं ऐसी हो गई है जो मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के स्वास्थ्य को बिल्कुल ही खराब करने में तुली हुई है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को पता ही होगा गुटखा। गुटखा होता क्या है? सुपारी, कत्था, छूना आदि मिला हुआ एक वस्तु होती है जिसको हम गुटखा नाम देते हैं। और कुछ इस प्रकार के भी होते हैं जिसमें तंबाकू भी मिली हुई होती है। इस तरह के गुटखे खाने से हमारे शरीर में कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नुकसान या रोग कहें, सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। सम्यूकस फाइब्रोसिस के रोग में हमारे मुंह के जो जबड़े हैं वो जाम हो जाते हैं और मुंह पूरा नहीं खुल पाता। इसके साथ साथ में यही रोग आगे बढ़ करके धीरे धीरे कैंसर का रूप भी ले सकता है। दूसरी नशीली पदार्थ है तंबाकू। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटियाना टोबैकम है। इस निकोटियाना टोबैकम के अंदर जो एक महत्वपूर्ण प्रकार का एल्केलॉइड्स होता है, एक रसायन होता है, निकोटीन होता है। इस निकोटीन की वजह से ये तंबाकू हमारे शरीर में जाकर के कई प्रकार के प्रभाव दिखाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंतु जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उनको निष्क्रिय करता है और उसको निष्क्रिय करने की वजह से इंसान को एक दर्द मुक्त एहसास होता है। इसलिए फिर धीरे 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 वो इसकी लत में लग जाता है और वो नशाधारी हो जाता है। इस तंबाकू का नशा करने की वजह से क्या हानियाँ होती है? हमारे मुंह, गला, जीभ से संबंधित कैंसर होने की संभावनाएं बलवती होती है। धमनियों की दीवारें मोटी होती है। एक छुपा हुआ जो इसका नुकसान है वो है धमनियाँ। हमारे शरीर की जो धमनियाँ है, उस धमनियों की दीवारें मोटी होगी तो धमनियों के बीच में से रुधिर को जाने की जगह कम हो जाएगी। जब रुधिर की जगह कम होगी तो हमारे शरीर में रक्त दाब बढ़ने की संभावनाएं पूरी हो जाएगी। जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें भ्रूण विकास वो भी अवरुद्ध हो सकता है इस तंबाकू की वजह से। और जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं, धूम्रपान की वजह से जो धुआं होता है, उस धुआं के अंदर निर्मित कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उसके शरीर में जाती है तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर लाल रुधिर कणिका होती है उसकी घोर विरोधी CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करते करते लाल रुधिर कणिका काफ़ी कम हो जाती है तो उसका शरीर पीला पड़ जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है और ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता उसमें नहीं रहती है तो उसकी सांस फूलने लग जाती है। इसके बाद में नशीली वस्तुओं में आती है मदिरा, जो हर गांव तक एक बहुत ही गंभीर नशा है वो पहुंचा हुआ है। मदिरा क्या है? मदिरा एक प्रकार का रसायन है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की अलग अलग मात्राएं इस मदिरा में अथवा शराब भी कह सकते हैं उसमें पाई जाती है। यह एथिल अल्कोहल ये भी वही सारी की सारी नशा प्रवृत्ति की जितनी वस्तुएं हैं वो तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव डालती है और उसी वजह से लोग इस नशे के आदी हो जाते हैं। इस मदिरा के कुप्रभाव क्या है? जब मदिरा पीते हैं उसमें अल्कोहल होता है और यही अल्कोहल हमारे यकृत में, हमारे लीवर में जाता है तो लीवर इस अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है और एसिटाल्डिहाइड और एक बहुत ही तीव्र प्रकार का विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर में बहुत नुकसानदायक है। हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है शराब पीने से। हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र धीमा पड़ जाता है, तंत्र पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इस मदिरा की वजह से एक रोग होता है जिसको हम वसीय यकृत रोग कहते हैं। ये रोग क्या है? हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण होता है वो संश्लेषण रोक देता है ये रोग। और प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो हमारे शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाएं का निर्माण नहीं होगा और हमारा शरीर उस बीमारी को सहन नहीं कर पाएगा। और इसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से हानि तो होती है जो हम सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है जो नशीली है वो है अफीम।
पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम जिसको हम अपनी भाषा में अमल भी बोलते हैं। अफीम एक प्रकार के पौधे से लिया जाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये उस अफीम के पौधे का एक फल है। उस फल के ऊपर छीरे लगा करके उसमें से दूध निकलता है। उस दूध को इकट्ठा करके उसके अलग अलग प्रकार की कई वस्तुएं बनाई जाती है जो लोग नशे के रूप में काम में लेते हैं। इस अफीम के दूध में कम से कम 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण एल्केलॉइड है मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमनीफेरम, पेपेवरिन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्केलॉइड्स होते हैं जो इस अम्ल के अंदर या अफीम के अंदर पाए जाते हैं। इस अफीम का उपयोग मेडिसिन के अंदर किया जाता है। दर्द निवारक दवाएं इससे बनती है जो महत्वपूर्ण रूप से मॉर्फिन और कोडिन नामक एल्केलॉइड से बनाई जाती है। अब इसको लोग जो दर्द निवारक दवा के रूप में लिए तब तक तो ठीक है, लेकिन इसको नशे के रूप में लोग इसका उपयोग करते हैं तो कई प्रकार की शरीर में हानियाँ होती है। और सबसे ज़्यादा अगर कुप्रभाव देखें इसका, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की होती है वो लगभग धीरे 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 क्षीण होने लगती है और हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। ये तो थी नशीली वस्तुओं का प्रभाव हमारे शरीर पर। इस नशीली वस्तुओं के प्रभाव के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली कोई चीज़ है तो वो है मिलावट। हमारे भोजन में इतनी सारी मिलावट पहुंच गई है। हम जो पैकिंग मटेरियल्स लाते हैं, जो पैकिंग आइटम्स जो बाज़ार से ला करके सीधी खाने में उपयोग में ले रहे हैं, उसमें कई प्रकार की मिलावटें आ रही है। हम कुछ छोटी मोटी मिलावट की बात, एक अध्ययन के दौरान ये बात सामने आई है कि इस लगभग संसार में मिलने वाली 30 से 40% खाद्य पदार्थ मिलावट युक्त है। हम छोटी सी बात, कुछ एक खाद्य पदार्थों की बात करें, हम कोल्ड ड्रिंक्स जो यूज़ करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जाने अनजाने में इतनी खतरनाक चीज़ें हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा लेते हैं या सेवन कर लेते हैं, जिसमें लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरपाइरोफॉस, ये ऐसे ऐसे रसायन है जो कैंसर को सीधा बुलावा देते हैं। और डीडीटी जो मच्छर को मारने की दवाई है, ये उसके अंदर मिली हुई होती है। इतनी खतरनाक रसायनों को हम कोल्ड ड्रिंक्स के द्वारा हम शरीर के अंदर सेवन कर रहे हैं और इससे जनन क्षमता भी धीरे धीरे कम होती है। इसके अलावा इसी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक फॉस्फोरिक अम्ल भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो सीधा हमारे दांतों पर असर करता है और दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल, बोरिक अम्ल, कैफीन वगैरह भी होते हैं और ये कैफीन अनिद्रा नामक बीमारी शरीर में पैदा करती है। इतनी खतरनाक मिलावट इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होती है। दूसरी बात करें दूध की, दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, रिफाइंड तेल जो मार्केट से मिलता है, उस रिफाइंड तेल के द्वारा दूध का निर्माण होता है। यानी हम दूध न पी करके यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, रिफाइंड तेल वगैरह पी रहे होते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी हम मार्केट से सामान लाते हैं उन सब में मिलावट होने की पूर्ण संभावना है और ये मिलावट भी है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। तो इन सब चीज़ों से हम दूर रह करके हम अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये है हमारा दूसरा अध्याय, मानव का स्वास्थ्य। तो विश्वास है अच्छी तरीके से आप लोग इसको पढ़ा होगा और इसके नोट्स भी तैयार किए होंगे। धन्यवाद।